नमस्कार, मैं हूं एकता सोडी और आपसे मुलाकात हो रही है यंग तरंग में। यंग तरंग में हमेशा की तरह हम आपसे मुलाकात कराते हैं एक यंग टैलेंट की। आज के हमारे यंग टैलेंट एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं जो अपने हार्ड वर्क और सेल्फलेस सर्विस के साथ एनवायरनमेंट से जुड़े बहुत सारे इश्यूज़ को न सिर्फ एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि उनमें चेंज यानी बदलाव लाने की जी तोड़ मेहनत भी कर रहे हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं हमारे यंग एनवायरमेंटलिस्ट सैंडी खांडा से। सैंडी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा दूरदर्शन की टीम का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। और हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है जी, वो अपने आप में बहुत अहम है। हमारी सांस्कृतिक विरासत का जो हिस्सा है उसमें पर्यावरण का एक बहुत अहम रोल रहा है। चाहे नदियाँ हों, चाहे झीलें हों, चाहे पहाड़ हों, तो हर एक चीज़ का अपना एक महत्व है। हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, वो भारत की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। और संस्कृति से जोड़कर जब हम देखते हैं पर्यावरण को, तो पर्यावरण हमें दिखता है जी, पर्यावरण ही भारत है। चाहे हिमालय हो, चाहे अरावली की पहाड़ियाँ हो, चाहे अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हो साउथ में, तो ये अनेकता में एकता, डाइवर्सिटी होने के बावजूद जो हमारा रिच हेरिटेज है, जो रिच कल्चर है, कहीं ना कहीं वो हम देखते हैं पर्यावरण के माध्यम से। जी सैंडी जी, इससे पहले कि हम आपकी जो एनजीओज़ हैं, जो कैंपेन्स हैं जिन पे आप काम कर रहे हैं, जिनके थ्रू आप एनवायरनमेंट को हेल्प कर रहे हैं, उनके बारे में बात करें। पहले हमारे व्यूअर्स के लिए जानना चाहेंगे कि सैंडी खांडा की जो जर्नी है, जो उनकी लाइफ है, जो जिस वजह से वो मोटिवेट हुए हैं कि वो एनवायरनमेंट को कुछ दे सकें, वो क्या है? कहाँ से कैसे एक इंजीनियर जो एक इंजीनियरिंग के लिए, एक इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए अपना शहर, अपना गाँव छोड़ता है, वो एक एनवायरमेंटलिस्ट में तब्दील हो जाता है? मैं अगर मेरी जर्नी की, मेरी यात्रा या सफ़र कह लो, तो मेरा जो सफ़र की मैं बात करूं, तो ये सफ़र काफ़ी उतार और चढ़ावों से भरा हुआ है और काफ़ी संघर्ष भरा रहा है। हरियाणा के एक छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ, जींद डिस्ट्रिक्ट के, और किसान फैमिली में जन्म हुआ। पिताजी खेती से जुड़े रहे और मेरी जो मदर है वो हाउसवाइफ ही रही। तो जो चैलेंज होते हैं टिपिकल रूरल हरियाणा में 90s के डेज़ में, तो चैलेंज मैंने देखे हर तरीके के, चाहे वो जेंडर से रिलेटेड है, चाहे वो दूसरे मुद्दों से रिलेटेड है। और जैसे जैसे समय बदलता गया, समय के साथ साथ जो समस्याएं हैं वो भी अपना अलग अलग रूप लेती रही, चाहे पर्यावरण समस्याओं के रूप में हो, चाहे स्वास्थ्य समस्याओं के रूप में हो। तो कहीं ना कहीं मुझे जो प्रेरणा मिली, खुद के जो स्ट्रगल्स थे उनसे मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली, जो मेरा सफ़र है उस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए पर्यावरण की दिशा में। और ख़ास तौर पे जब मैं किसान परिवार से आता हूँ, हरियाणा के छोटे से गांव से, और ज़्यादातर जो प्लेन एरिया है हमारा पंजाब हरियाणा, अगर आप हिमालय और अरावली के बीच के क्षेत्र की बात करें, तो ये खेती के लिए बड़ा प्रचलित रहा है काफ़ी समय से। तो जब खेती की बात आती है तो किसानों की बात आती है, हमारे खेती करने की तौर तरीक़ों की बात आती है, तो वो सारी चीज़ें पर्यावरण से जोड़कर मैंने खुद जी हैं। मैंने खुद खेती भी की है स्कूलिंग के साथ साथ। जैसे ही मैं अपना आगे का सफ़र, आगे की यात्रा में आगे बढ़ा हूँ, तो फिर मैंने अर्बन चैलेंजेस भी देखे हैं, शहरों में क्या समस्याएं हैं। तो वो समस्याएं देखते हुए मैं बड़ा हुआ हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मैं मिडिल क्लास फैमिली से आता था, किसान परिवार से आता था, तो कहीं ना कहीं मन में था कि मुझे इन समस्याओं के ऊपर काम करना है, लेकिन वो साहस नहीं मुझे मिल पा रहा था। और वो साहस मुझे मिला जब मैं अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और व्यवस्थित तरीके से मैं शहर में रह रहा था। तो एक बड़ी ही अनएक्सपेक्टेड ट्रेजेडी मेरे साथ हुई। एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट मेरा होता है और वो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 1 साल मैंने अस्पताल में गुजारा और ऑलमोस्ट वो मेरा नियर डेथ एक्सपीरियंस था। और मैं उस 1 साल के दौरान मैंने अपनी ज़िंदगी का हर फेज जिया है। मैं व्हील चेयर से भी चला, मैं आईसीयू में भी रहा, मैं वॉकर से भी चला। तो एक जो व्यक्ति फेस करता है बचपन से लेके बुढ़ापे तक, तो वो ज़िंदगी मैंने पूरी ज़िंदगी वो 1 साल में मैंने जी।
क्योंकि मैं वहाँ पे बेबस था, बच्चों की तरह आईसीयू में पड़ा रहा। उसके बाद मैं जैसे बच्चा चलना सीखता है, मैंने वो चलना भी सीखा फिर से। तो वो नियर डेथ एक्सपीरियंस जो मैंने फेस किया, उससे मुझे करेज मिला, क्योंकि साहस करना मेरे लिए बड़ा कठिन था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड वैसा नहीं था। तो वहाँ से साहस और हिम्मत मुझे मिली कि जो समस्याएं मैंने फेस की हैं गांव के अंदर, उन समस्याओं के ऊपर मैं काम करूँगा और वो रिस्क लूँगा काम करने का। तो उन्हीं से प्रेरित होकर फिर मैंने अपनी मुहिम शुरू की, अपनी संस्था शुरू की और कम्युनिटी के साथ काम करना शुरू किया विभिन्न मुद्दों पे, चाहे वो पर्यावरण है, चाहे वो स्वास्थ्य है, चाहे वो युवाओं का मुद्दा है, यूथ डेवलपमेंट है। क्योंकि जब बात युवाओं की आती है, किस तरीके से हमारे तौर तरीके बदल रहे हैं, उस तरीके से युवा भी हमारा भटक रहा है। तो युवाओं को सही दिशा दिखाना बड़ा अहम है आज के समय पे। जी सैनी जी, हमने अभी बात की कि आपने वहाँ से एक मिशन क्रिएट किया, आपको जो इंस्पिरेशन मिली, इतने हार्ड आपका जो एक साल निकला, जिन चीज़ों से आप निकले, तो आपने कुछ एक कैंपेन्स क्रिएट की हैं उसके बाद। तो हम वन ऑन वन उन पे बात करते हैं। सबसे पहले एनवायरनमेंट के जो मेन मुद्दा जो वर्ल्ड वाइड एक कंसर्न बना हुआ है कि क्लाइमेट को कैसे हैंडल किया जाए, तो आपकी 2 कैंपेन्स हैं, वन होम वन ट्री एंड क्लाइमेट चौपाल करके। ये क्या है और किस तरह से काम करती हैं? पर्यावरण की अगर मैं बात करूं तो जब हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की, पर्यावरण की, तो एनवायरनमेंट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट मैं 3 चीज़ें मानता हूँ, जिसमें पहला हवा है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ हैं, जिसकी वजह से ये पूरा अर्थ पृथ्वी चल रही है। दूसरा पानी, डैट इज़ ऑल्सो काफ़ी इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, वो भी पर्यावरण का हिस्सा है। तीसरा खाना, फूड, जो हमें सोइल से नर्चर होके ही मिलता है। तो 3 जो बेसिक चीज़ें हैं, मैं बेसिक चीज़ों में यहाँ पे रोटी कपड़ा मकान नहीं डाला, मैंने बेसिक चीज़ों में बोला हवा, पानी और खाना, और तीनों ही चीज़ें हमें पर्यावरण या प्रकृति से मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण का बड़ा अहम रोल हो जाता है ये पूरी धरती को, पूरी कायनात को चलाने में। और स्पेसिफिकली जब बात आती है हमारे ह्यूमंस की, तो हम लोगों का जो एग्जिस्टेंस है वो पर्यावरण की वजह से है। अगर पर्यावरण नहीं होगा, हवा नहीं होगी, पानी नहीं होगा, लाइफ इज नॉट पॉसिबल। और अगर धरती पे अनाज नहीं उगेगा तो शायद कोई इंसान ही नहीं होगा, कोई जानवर भी नहीं होगा। तो पर्यावरण के बिना जीवन संभव नहीं है। और जब बात पर्यावरण की आती है तो पर्यावरण अपने आप में एक बहुत बड़ा विशाल मुद्दा है। पर्यावरण में नदियाँ भी आ गई, पर्यावरण में झीलें भी आ गई, और हर चीज़ का अपना एक महत्व है। अब नदियाँ हैं, नदियाँ सिर्फ इरिगेशन का काम नहीं करती, बहुत बड़े स्तर पर ग्राउंड वाटर को रिचार्ज भी करती हैं। जब झीलों की बात आती है तो झीलों में से केवल हम इरिगेशन नहीं करते, झीलें बहुत बड़े स्तर पर हमारा ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज करती हैं। बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स पानी भी पीते हैं वहाँ पे। जब हम बात पेड़ों की करते हैं, सिर्फ पेड़ों का काम फल देना नहीं है, पेड़ बहुत सारे ऐसे बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स को, बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स को होस्ट करते हैं जिसकी वजह से पॉलिनेशन संभव हो पाता है। पॉलिनेशन संभव हो पाता है जिसकी वजह से हमें फल मिल पाते हैं, जिसकी वजह से हम खेती कर पाते हैं, जिसकी वजह से अनाज उग पाता है। तो ऐसे ऐसे इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं प्लांट्स। सिर्फ प्लांट्स का काम इतना ही नहीं कि वो हमें खाना देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ग्रीड आ रहा है ह्यूमन के अंदर, इंसान के अंदर, कम्युनिटी के अंदर, तो उस ग्रीड से हमें ऊपर उठ के देखना पड़ेगा कि पर्यावरण अपने आप में बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। पर्यावरण का काम केवल हमारा पालन पोषण करना ही नहीं है, पर्यावरण का काम है पूरी प्रकृति को, पूरा जो इकोसिस्टम है उसको बैलेंस करना। कहीं ना कहीं अगर ये इनबैलेंस होगा तो वो फिर त्रासदी, जिस तरीके से हमने कोरोना देखा, एक्सट्रीमिज्म होगी एनवायरनमेंट। जी, हम जितना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करेंगे एनवायरनमेंट का किसी भी रूप में, जैसे अभी मैं खुद किसान हूँ, खेती से जुड़े रहे हैं, अभी भी खेती से जुड़ा हुआ हूँ। जैसे हमारे पैटर्न बदले हैं खेती करने के, हम बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से कैंसर का काफ़ी रेट राइज हुआ है पंजाब और हरियाणा में खास तौर पे। तो कहीं ना कहीं जो हम कर रहे हैं वो हमारे ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है।
अल्टीमेटली हम ही सफ़र कर रहे हैं उसकी वजह से। तो कहीं ना कहीं ये हमें सोचने पर मजबूर कर रहा है, क्योंकि अभी जिस तरीके से कैंसर एक मैंने बात की, उसके अलावा पंजाब और हरियाणा के ऑलमोस्ट 16 ज़िले, पंजाब के ऑलमोस्ट 22 ज़िले, जहाँ पे आर्सेनिक की क्वांटिटी बढ़ रही है पानी में, क्लोराइड फ्लोराइड की क्वांटिटी बढ़ रही है। आर्सेनिक 10 पार्ट पर बिलियन होना चाहिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, पर वो एक्सीड कर रहा है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड उसमें डाल रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर, हमारे हेल्थ पे, हमारे स्वास्थ्य पे इम्पैक्ट कर रहा है। चाहे वो किडनी डिजीज़ हैं, चाहे वो लीवर से जुड़ी बीमारियां हैं। आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे, अभी रिसेंट न्यूज़ में देखा था, पंजाब का ऑलमोस्ट 12-13 साल का बच्चा, तो उनको लीवर किडनी इश्यूज हुए, उनकी वजह से डेथ हुआ। तो कहीं ना कहीं हमें हमारे पानी को बचाना है, हमें हमारी हवा को बचाना है, क्योंकि हवा के साथ भी यही हाल है। अगर हम हवा की बात करेंगे तो हवा के अंदर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट्स बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं पोल्यूटेंट्स? क्योंकि कार्बन एब्जॉर्ब क्या करते हैं? प्लांट करते हैं, लेकिन पेड़ पौधों की तादाद कम हो रही है और इंसानों की जनसंख्या बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी हमें लेनी होगी कि एटलीस्ट हम एक फैमिली एक पेड़ तो लगाए ही, क्योंकि सरकार भी इस तरीके के काफ़ी अच्छे अच्छे प्रयास कर रही है। एक पेड़ माँ के नाम मुहिम, नेशन वाइड ये मुहिम चलाई गई, हर स्टेट में ये मुहिम चलाई गई। तो अपनी माँ के साथ इमोशन अटैच होते हैं हमारे, तो क्यों न हम अपनी माँ के नाम पे पेड़ लगाएंगे, तो हमारे वही इमोशन उस पेड़ के साथ भी अटैच होंगे। हम उसको प्रॉपरली नर्चर करेंगे, और वो पेड़ सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देगा, वो पेड़ काफ़ी सारे माइग्रेटरी बर्ड्स और इंसेक्ट्स को होस्ट करेगा, वो पेड़ हमें फल भी देगा, वो पेड़ हमें लाइफ भी देगा, जीवन भी देगा। सो पर्यावरण, मेरे जो लेंस से मैं देखता हूँ, तो जब भी पर्यावरण के विषय पे बात आती है, तो तब बात होती है नदियों की, तब बात होती है तालाबों की, तब बात होती है हमारे खेतों की, कि कैसे हम खेतों में हमारे एग्रीकल्चर पैटर्न में बदलाव करें, ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ें, जिससे हम मिट्टी की हेल्थ जो है उसको भी बचा पाएंगे, और हमारा जो पानी है, वाटर कंटेमिनेशन जो हो रहा है, उसको भी बचा पाएंगे। क्योंकि मान लो आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है, आप खेती उसमें कर रहे हैं, और उसमें अगर आप फर्टिलाइजर डालते हैं और उसके बाद आप इरिगेट करते हैं उसी लैंड को, तो वो फर्टिलाइजर जब घुल जाता है उसी पानी में, सोल्यूबल होता है, तो वो घुला हुआ फर्टिलाइजर उसी ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है, और वही ग्राउंड वाटर हम पंप करके पीते हैं। जब आप गांव की बात करेंगे, हरियाणा के आप गांव में जाएंगे, पंजाब के गांव में जाएंगे, तो वाटर प्योरीफायर ज़्यादातर नहीं होते हैं गांव में, लोग डायरेक्ट पंप करके पानी पीते हैं। तो कहीं ना कहीं वो फिर हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट करता है उनके। तो कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है, एज ए कम्युनिटी और एक नागरिक होने के नाते, चाहे हरियाणा के हैं, चाहे पंजाब के हैं, चाहे हिमाचल के हैं, तो हमें ये जिम्मेदारी खुद से लेनी है कि कैसे हम अपने गांव के अंदर इस तरीके की प्रैक्टिस करें जिससे पर्यावरण भी बचे, जिससे हमारे स्वास्थ्य के ऊपर बुरे प्रभाव भी ना पड़े, और जिससे ये अल्टीमेटली जो प्लेनेट है ये हमारा सेफ रहेगा फ्यूचर जनरेशन के लिए। एटलीस्ट हम अपना एक कंट्रीब्यूशन अपने हिस्से का डाल सकते हैं। जी, फ्यूचर जनरेशन को हम साफ पानी दे पाएंगे, साफ हवा दे पाएंगे, और अच्छा खाना दे पाएंगे, जिससे कोई हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे। बिल्कुल। ऐसे ही आपका एक कैंपेन है जो हेल्थ और स्पेशली वुमेन हेल्थ को लेके आपने चलाया है, पीरियड्स ऑफ प्राइड। सो ये पीरियड्स ऑफ प्राइड क्या है और किस तरह आप इस कैंपेन को आगे बढ़ा रहे हैं? पीरियड्स ऑफ प्राइड जो मैंने कैंपेन की शुरुआत की, सेल्फ इंस्पिरेशन था, क्योंकि जब हम बात करते हैं पीरियड्स की या मेंस्ट्रुअल हेल्थ की, तो ख़ास तौर पे गांव के ग्रामीण क्षेत्र में आप जाते हो तो आप शाय फील करते हो, और एक थोड़ा लेयर बन जाती है मेल वर्सेस फीमेल, कि ये मुद्दा ऐसे ओपनली बात करने का नहीं है। घर पे भी आमतौर पे बात नहीं की जाती बिल्कुल है। जी। सो घर पे भी आमतौर पे इसके ऊपर ओपनली बात करने से अवॉइड किया जाता है, और जबकि ये एक नेचुरल फिनोमिना है, नेचुरल प्रोसेस है। जैसे पर्यावरण के बिना पृथ्वी नहीं चल सकती, जैसे पर्यावरण के बिना ये जो कयानात है नहीं चल सकती, उसी प्रकार से मेंस्ट्रुअल हेल्थ है, जो पीरियड्स है, अगर पीरियड्स नहीं आएंगे तो शायद मैं यहाँ पे नहीं होऊंगा, आप यहाँ पे नहीं होंगी, और शायद कोई इंसान होगा ही नहीं धरती पे। तो पीरियड्स का
इतना इम्पोर्टेंस है पीरियड्स की वजह से हम हैं। जी। तो उस पीरियड से हम कैसे शर्म कर सकते हैं, उस पीरियड से हम कैसे शाय फील कर सकते हैं, या उस पीरियड्स को हम टैबू से जोड़कर कैसे देख सकते हैं जिसकी वजह से हम हैं, हमारा एग्जिस्टेंस है। जी। तो वो तो बड़ी गर्व की बात है हमारे लिए, प्राइड होना चाहिए पीरियड्स। और सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड वो फैक्टर है। तो उसीलिए हमने कैंपेन का नाम भी, जैसे आप देखेंगे, पीरियड्स ऑफ प्राइड रखा। तो हमें प्राउड होना चाहिए, हमें प्राइड होना चाहिए कि जिस पीरियड्स की होने से हम लोग हैं, तो हमें, हमारे लिए कितनी गर्व की बात है। अगर पीरियड्स ही नहीं होते तो शायद इंसान ही नहीं होता धरती पे। तो उस पीरियड्स को लेकर बहुत सारे टैबूज सोसाइटी में थे, आज भी हैं। और धीरे धीरे उन टैबूज को कम करने के लिए हमने ये कैंपेन की शुरुआत करी, पीरियड्स ऑफ प्राइड। और पीरियड्स ऑफ प्राइड के माध्यम से हम 360 डिग्री अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं कम्युनिटी के साथ, जिसमें हम पीरियड्स को लेकर एजुकेशनल वर्कशॉप करते हैं, अवेयरनेस फैलाते हैं, उसके अलावा एडवोकेसी करते हैं, पीरियड्स के ऊपर अच्छी पॉलिसी बने, और उसके अलावा एक्शन लेते हैं। तो जैसे कि एजुकेशन पार्ट में हमारी वर्कशॉप होती है, हम शिक्षा देते हैं एडोलसेंट्स को कि कैसे पीरियड्स में वो अच्छे तरीके से सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करके वो एनवायरनमेंट को भी बचा सकती हैं और खुद को भी अच्छे से सस्टेन कर सकती हैं पीरियड्स के दौरान, पीरियड्स पेन के दौरान, जब क्रैम्प्स होते हैं, बहुत ज़्यादा पेन्स के थ्रू होते हैं, या कैसे मैनेज कर सकती हैं कोई बच्ची अगर स्कूल में जाती है या वर्क प्लेस पे जाती हैं। बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बहुत सारे इश्यू होते हैं, वहाँ पे उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है, स्कूल ड्रॉप कर देती हैं क्योंकि वो पेन होता है, राइट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, राइट मैनेजमेंट के तरीके उनको नहीं आते हैं। तो वहाँ से हमने एजुकेशनल वर्कशॉप शुरू की, जिससे हम मेंस्ट्रुअल हेल्थ के ऊपर उनको एजुकेट कर पाएँ और अवेयर कर पाएँ। और एडवोकेसी पार्ट में हम अलग अलग तरीके से एडवोकेसी करते हैं, एडवोकेट करते हैं कि पीरियड्स के ऊपर सरकार के साथ मिलकर हम अच्छी पॉलिसी ड्राफ्ट करने में हेल्प करें और सरकार का ध्यान केंद्रित करें कि किस तरीके से क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनको सरकार हमारे साथ मिलके एड्रेस करे, और जिससे हम जो ये समस्या है, जो ये टैबू है, इसको टैबू ना रहकर इसको हम प्राइड बनाएं, इसको हम प्राउड बनाएं, इस देश के लिए भी, इस सोसाइटी के लिए भी। और एक्शन पार्ट में हम क्लॉथ पैड पे जोर देते हैं। कैसे हम जैसे अब कोई छोटा गांव है हरियाणा का या पंजाब का, तो वहाँ पे अगर हम सिंगल यूज सैनिटरी पैड यूज करेंगे तो डिस्पोजल वहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है। उस पैड को यूज करने के बाद डिस्पोज कहाँ पे करें। अगर आप किसी रिमोट गांव में जाएंगी, पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में, इवन कहीं भी जाएंगी किसी भी स्टेट में, तो वहाँ पे सबसे बड़ी समस्या यह है कि गांव के अंदर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। तो मान लो हमने सिंगल यूज सैनिटरी पैड यूज किया, उसके बाद हम उसको ओपनली डंप करते हैं, या तो वो खेतों में जाएगा, या हमारी वाटर बॉडीज में जाएगा, लैंडफिल्स में जाएगा, या स्ट्रे एनिमल्स खाएंगे उसको। तो तीनों ही चीजों से एनवायरमेंटल जो हार्म होगा अल्टीमेटली, क्योंकि अगर वो खेतों में जाएगा तो हमारा सोइल डिग्रेडेशन होगा, जो उसके टॉक्सिन्स हैं, जो हार्मफुल जो उससे टॉक्सिन्स निकलेंगे वो मिट्टी में जाएंगे, तो वो लैंड फर्टिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट करेगा। अगर वो वाटर बॉडीज में जाएगा तो वो टॉक्सिन्स पानी के अंदर घुलेंगे, तो वाटर कंटेमिनेशन का इश्यू होगा। तो पर्यावरण से जोड़कर भी हमें देखना होगा मेंटल हेल्थ को। बिल्कुल। तो कपड़े के पैड बहुत सस्टेनेबल पैड्स हैं, आज के ज़माने में बहुत सारे ब्रांड्स आ गए हैं, तो वो हम यूज कर सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो वो रीयूजेबल होगा, आप उसको 3-4 सेट लोगे, वॉश करके, ड्राई करके, बार बार यूज कर सकते हो, तो वो 3-4 साल चलेगा। और क्योंकि वो क्लॉथ का है, जब आप डिस्पोज भी करेंगे तो एनवायरमेंटल हार्म नहीं होगा। और दूसरा, इकोनॉमिकली वाइबल है। मान लो आप गाँव में रहते हैं, आप फार्मिंग करते हैं, या आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो आप अगर हर महीने सैनिटरी पैड खरीदेंगी और कैलकुलेशन करेंगे उसका 2 साल का कॉस्ट, और आप क्लॉथ पैड खरीदेंगी और उसी को आप रीयूज करेंगे 2 साल तक, तो अल्टीमेटली क्लॉथ पैड आपको इकोनॉमिकली काफ़ी सस्ता पड़ेगा। तो आपका एनवायरनमेंट भी बच गया, इकोनॉमिकली भी आपके लिए वाइबल हो गया, और अच्छी आपने राइट प्रैक्टिसेस भी करी। तो यही हमारा एक मुहिम है, पीरियड्स ऑफ प्राइड, ये जो हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम चलता है और पिछले 6-7 साल से चल रहा है हमारा। और ये हरियाणा में चल रहा है, पंजाब में चल रहा है, हिमाचल में चल रहा है, महाराष्ट्र में हम लोग कर रहे हैं, मणिपुर के अंदर इम्फाल में हमने किया है, हैदराबाद में हमने किया है।
और यूपी में किया है, बिहार में किया है, तो अलग अलग जगह हम कर रहे हैं। जैसे हरियाणा के कुछ ज़िले हैं, फरीदाबाद हो गया, गुड़गांव हो गया, जींद हो गया, करनाल हो गया, ऐसे ही अम्बाला हो गया। पंजाब में जैसे मानसा में हमने किया है, अमृतसर में किया है, उसके अलावा गुरदासपुर में किया है। तो वो हम जैसे हिमाचल में कुनिहार में किया है। हमारा JNK में हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं, श्रीनगर और अनंतनाग और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में। तो मेन यही है कि ये मुहिम हम हर रिमोट लोकेशन तक लेके जाएं, हर गांव तक लेके जाएं और हर एक अडोलसेंट तक लेके जाएं, और इसको हम लिमिटेड ना रखें केवल फीमेल सेक्शन तक, इसको मेल सेक्शन तक भी लेके जाएं, ताकि मेल सेक्शन भी समझ पाए क्रैम्प्स का पेन क्या होता है और पीरियड्स पार्ट है हमारी लाइफ का और कंप्लीटली नेचुरल है, कोई टैबू नहीं है, हमें इससे शाये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओपनली हम बात कर सकते हैं हमारी मदर के साथ, हमारी सिस्टर्स के साथ या हमारे जीवन साथी के साथ, क्योंकि ये नेचुरल है और ये है तो हम हैं। जी सैंडी जी, पहले तो बहुत ही रिमार्केबल अचीवमेंट है कि आप इतने वाइड रेंज तक पहुंचा पा रहे हैं अपनी इस कैंपेन को, रिमार्केबल है। वक्त का तकाजा देखते हुए हम आपकी बहुत सारी कैंपेन्स हैं, हम आगे बढ़ना चाहेंगे कि आपने बच्चों के लिए या एजुकेशन के लिए भी एक कैंपेन पे काम बहुत किया है, जिसको आप स्लम टू स्कूल के नाम से प्रमोट करते हैं। और क्या है स्लम टू स्कूल, इसमें आपकी टीम या आपकी NGO किस तरह से काम करते हैं? सबसे पहले स्लम टू स्कूल की अगर मैं बात करूं, सो बेसिकली स्लम एरियाज़ में क्योंकि ज़्यादातर अगर आप हरियाणा में आएंगी या पंजाब में आएंगी, हमारे यहाँ स्लम होते नहीं थे। हाँ जी। सो अभी जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है और जिस तरीके से नए नए सिटीज़ बस रहे हैं, तो बहुत सारे लोग हैं रोज़गार की तलाश में आते हैं। माइग्रेशन बहुत कॉमन है आज के ज़माने में। तो वो खुद को सेटल करने का जब देखते हैं तो वो स्लम एरियाज़ में झुग्गीज़ बनाते हैं, वहाँ पे रहते हैं, क्योंकि इकोनॉमिकली उतना वाइबल नहीं है कि वो रेंट अफोर्ड कर पाएँ, उतना एजुकेटेड वो है नहीं कि उतना हाई क्लास जॉब करते हैं कि वो रेंट भी अफोर्ड कर पाएँ। तो इस तरीके से स्लम बस्तियां बनने लग गई। इवन चंडीगढ़ तो स्लम फ्री हो गया है अभी, तो बहुत अच्छा इसमें कमांडेबल काम किया गवर्नमेंट ने, और पूरे इंडिया में इसके ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है अलग अलग NGOs के साथ मिलकर। और हम अग्रसर हैं, जो स्लम एरियाज़ के लोग हैं उनको भी प्रधानमंत्री जन आवास योजना के तहत घर और फ्लैट्स आवंटित किए जा रहे हैं। तो ये अपने आप में एफर्ट्स दिखाता है। जो विकसित भारत की हम बात करते हैं, तो विकसित भारत जो दिख रहा है वो एक इंक्लूसिव अप्रोच है गवर्नमेंट का, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी है, चाहे वो स्लम एरियाज में रहते हैं लोग, चाहे वो फार्मर्स हैं, चाहे वो मिडिल क्लास के लोग हैं जो नौकरी करते हैं, चाहे वो बिजनेस क्लास के लोग हैं। तो ये एक इंक्लूसिव अप्रोच है विकसित भारत। और विकसित भारत की जब बात आती है तो वहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी आते हैं, चाहे हम जिस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ स्विच कर रहे हैं। जी। अभी आप हरियाणा पंजाब में जाओगे, खेतों के अंदर सोलर प्लेट से फार्मर अपने ट्यूबवेल चला रहे हैं। तो ये कम अचीवमेंट नहीं मानता मैं, जहाँ पे जीरो एमिशन हो रहा है, कोई धुआं नहीं निकल रहा है, कोई फॉसिल फ्यूल हम बर्न नहीं कर रहे, जिससे एयर पोल्यूशन नहीं हो रहा है। तो ये कोई छोटा अचीवमेंट नहीं है पिछले 10 सालों का। तो ये विकसित भारत का एक लाइव एग्जाम्पल है कि विकसित भारत में किस तरीके से गवर्नमेंट के और हमारे जैसी संस्थाओं के एफर्ट्स काम में आ रहे हैं, जो पर्यावरण को भी बचाएंगे और सस्टेनेबिलिटी को भी प्रमोट करेंगे। तो उसी दिशा में जो हमारा स्लम टू स्कूल प्रयास है, कैसे हम स्लम स्कूल के बच्चों को पढ़ाकर अपलिफ्ट करके उनको स्कूल में एनरोल करा पाए। बट स्कूल में एनरोल कराने से पहले बहुत बड़े हमें एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। उनको रिहैबिनेशन करना पड़ता है हमें, क्योंकि वो डेली वेजर्स होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, वो डेली वेजर से जो कमाते हैं उसी के ऊपर उनका लाइवलीहुड डिपेंड करता है। तो वो छोटे बच्चों को भेजना ही नहीं चाहते स्कूल्स, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी कचरा बीनने का काम करते हैं, लाइवलीहुड उनसे इम्पैक्ट होता है उनका, जो भी छोटी बहुत इनकम लेके आते हैं। तो उन बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं स्लम में जाके। वहीं पे हमने स्लम स्कूल बनाए हुए हैं, क्लस्टर बनाए हुए हैं, और उन बच्चों को फिर हम 1-2 साल में ग्रूम करके स्कूल में एनरोल कराते हैं। स्कूल में ऑलरेडी फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट देती है, मिड डे मील फ्री मिलता है, आपको ड्रेस फ्री मिलती है, बुक्स फ्री मिलती हैं, तो हर एक चीज आपको फ्री में गवर्नमेंट देती है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के साथ हम
कंधे से कंधा मिलाकर Align काम हो कर गए, रहे हैं, जी। चाहे वो पर्यावरण का मुद्दा है, चाहे वो यूथ डेवलपमेंट और एजुकेशन का मुद्दा है। जी। और अभी हम सिर्फ स्लम में नहीं, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के साथ जिस तरीके से अभी इंटर जनरेशनल गैप बढ़ रहा है, जी, क्योंकि डिजिटलाइजेशन बढ़ा, बिल्कुल। डिजिटलाइजेशन बढ़ने से अभी आप देखेंगे कॉमनली फैमिलीज में जितने भी मेंबर हैं, जी, कितना टाइम वो एक दूसरे के साथ बिताते हैं, जी, आप पर्सनली देखना। बिल्कुल। सो ये एक बड़ा चैलेंज हमारे सामने आ रहा है डिजिटलाइजेशन की वजह से, जी, और उसी को कोप अप करने के लिए हम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के साथ मिलकर जी, इंटरजनरेशनल बॉन्डिंग के ऊपर हमारे सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम कर रहे हैं, जी, जिसमें हम बच्चों के अंदर जी, वो मॉरल वैल्यूज डेवलप कर रहे हैं, जिससे वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, और अपने पीयर्स के साथ अपने भी। पीयर्स के साथ जी, टाइम time स्पेंड spend, करें, जी, उनको समझें, जी, क्योंकि फोन आपके इमोशन नहीं जी। समझेगा। और आपको सोशल मीडिया सोशलाइज होने में भी दिक्कत बिल्कुल होती है दिक्कत जब आप होती है, आइसोलेटेड हो जाते हैं। आइसोलेटेड सैंडी होते जी, हो। अभी आपकी कुछ और कैंपेन्स हैं जिनके बारे में बात करना चाहते थे, लेकिन आज समय इजाज़त उतनी नहीं दे रहा। जाते जाते आपसे एक मैसेज लेना चाहेंगे दूरदर्शन के व्यूअर्स के लिए। सो अगर युवाओं के लिए सबसे पहला तो मेरा एक ये संदेश है, सफलता वायरल नहीं होती, जी, और सफलता आपको 1 मिनट, 1 दिन, 1 महीने, 1 साल में नहीं मिलेगी। जी, और वायरल हुई सफलता नहीं होती, वो कभी भी डगमगा जाएगी, क्योंकि जो सफलता का जो फाउंडेशन होता है, सफलता का जो हमारा ढांचा होता है, वो 1 दिन में नहीं बनता, सालों लग जाते हैं उसे बनाने में, और वो सफलता कभी डगमगाती नहीं। जी, तो आज सोशल मीडिया के दौर में युवाओं के लिए ख़ास तौर पे मेरा ये संदेश है कि आपको मेहनत करनी चाहिए, और मेहनत के अलावा सफलता का कोई ऑप्शन नहीं है। वह सफलता कभी वायरल नहीं होती, आप किसी भी फील्ड में हैं, मेहनत का कोई भी ऑप्शन नहीं है। उम्मीद करते हैं कि सैंडी खांडा से बात करके जो मैसेज, जो नॉलेज हम पहुंचाना चाह रहे थे हमारे व्यूअर्स तक कि किस तरह से एनवायरनमेंट से जुड़ कर हम एनवायरनमेंट को बेटर बना सकते हैं, वेरियस एस्पेक्ट्स को कंसीडर कर सकते हैं, तो उम्मीद करते हैं वो ठीक से पहुंचा है। और ये भी उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने आसपास एनवायरनमेंट से लेके जो इश्यूज़ नज़र आते हैं उनको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।